compounds of sulfur. सल्फर के कंपाउंड उसमें फर्स्ट कंपाउंड जो है सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी बात करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 इज अ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगर इनके स्ट्रक्चर्स की बात यही कर ले हम, ये S डबल बॉन्ड O होता है, S डबल बॉन्ड O होता है। इनके लोन पेयर होते हैं। इनके बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सल्फर एटॉमिक नंबर 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट में 3s2 3p4। सल्फर यहाँ दो बॉन्ड बना रहा है, समझ में आ रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अगर मैं ग्राउंड स्टेट में जाऊं, दो ऑक्सीजन के साथ ये ग्राउंड स्टेट में इस तरह से सल्फर के इलेक्ट्रॉन है और ये डी सेल है। मैंने पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर ही बताया हुआ। अब S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो, P में कितने हैं, चार। तो ग्राउंड स्टेट में इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। पर जब ये बॉन्डिंग में आएंगे तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके यहाँ पे आ जाएगा बॉन्डिंग में। तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर इस तरह से एक लोन पेयर यहाँ पे रहेगा और ये तीन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे और एक इलेक्ट्रॉन जंप करके वो किधर चला जाएगा, डी में चला जाएगा, इस तरह से। अब ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देके इस तरह से दो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे और ये हाइब्रिड में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिसके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएंगे, sp2। तो ये तो इनका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं जो अनपेयर है, समझ में आ रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब सिग्मा बॉन्ड बनाए। ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड बनाते हैं, दो। तो यहाँ तो अभी एक ही बॉन्ड का हमने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कर लिया। तो इस सल्फर एंड ऑक्सीजन में और इस सल्फर एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो हमने जो हाइब्रिडाइजेशन पे डिस्कस किया वो सिग्मा बॉन्ड डिस्कस किया, राइट। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिग्मा होते हैं, पाई होते हैं क्या, नहीं। समझ में आ रहा है तो होगा क्या, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर है सल्फर का, वो ऑक्सीजन के दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंबाइन होंगे बाय लैटरल ओवरलैपिंग, क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो ये जो है वो दो पाई बॉन्ड इस तरह से यहाँ पे है। समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ ये अपना शेयरिंग करके क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है आपको। अब ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो रहा है क्या, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन में आता है, नहीं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, एक लोन पेयर, दो सिग्मा, दो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सल्फर का था, दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। अब ये जो दो पाई बॉन्ड बना है सल्फर का और ऑक्सीजन के बीच में, तो एक जो पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पे देखेंगे ये जो है p ऑर्बिटल है, राइट, ये p ऑर्बिटल है और ये क्या है, d ऑर्बिटल। ऑक्सीजन में खाली p ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो एक p पाई बॉन्ड होगा क्योंकि एक p है और एक क्या है, d। तो दूसरा क्या होगा, p पाई d पाई पाई बॉन्ड, p पाई d पाई पाई बॉन्ड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सल्फर डाइऑक्साइड में दोनों पाई बॉन्ड p पाई बनाते हैं, नहीं। दोनों d पाई नहीं। एक p पाई दूसरा p पाई d पाई। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो इस तरह से इनका ये क्या है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है। अब सल्फर यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इनके बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। बट ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल कितना है, 119 के आसपास। तो यहाँ पे जो एंगल है मैं इधर लिख दे रहा हूँ 119 डिग्री के।
तो ये जो है इनका बॉन्ड एंगल है, एक्चुअल बॉन्ड एंगल। एक्सपेक्टेड sp2 का कितना होता है 120, समझ में आ रहा है? ये क्यों कम हो रहा है? Why bond angle decreases from 120 to 119? Because यहाँ पे लोन पेयर है, तो VSEPR theory, lone pair bond pair repulsion, so bond angle slightly differ from 120 to 119। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये ध्यान में रखिए। अगर मैं शेप की बात करूं तो लोन पेयर को कवर कर दूंगा। अब कौन सा शेप दिख रहा है? ये एंगुलर और बेंड और वी शेप, समझ में आ रहा है? तो द शेप ऑफ SO2 इज एंगुलर और वी शेप और बेंड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट था, यहाँ तक कोई डाउट है? अब अगर ये समझ में आ गया स्टूडेंट, तो यहीं पे मैं बता दूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ SO2। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं, तो सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन में फर्स्ट प्रिपरेशन अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट प्रिपरेशन, तो हम यहाँ पे कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करा दें, किसको? कॉपर को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दें, तो व्हेनेवर कॉपर रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या करेगा? फर्स्ट कॉपर सल्फेट बनाएगा, समझ में आ रहा है? और SO2 रिलीज करेगा और H2O बनेगा। ये दो मोल ले लीजिए, एक कॉपर सल्फेट, तो 2 H2O, और यहां से क्या मिल गया? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये समझ में आ रहा है? क्या ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बैलेंस है? एक बार चेक कर लीजिए। दूसरा रिएक्शन, सोडियम सल्फाइड ले लीजिए आप। सल्फाइड में SO3 होता है, सल्फेट में SO4 होता है। सोडियम सल्फाइड को किसी डाइल्यूट एसिड के साथ अगर आप रिएक्ट करा देंगे, तो ये जो रिएक्शन है, ध्यान दीजिए, सोडियम सल्फाइड है, ये Na में जाएगा और इधर क्या बन जाएगा? SO3। ये जो HCl है, H और Cl, समझ में आ रहा है? अब ये जो Na है, इसका अगर मैं 2 मोल ले लूं, तो 2Cl 2H, राइट? 2Cl के साथ 2NaCl निकल गया, इधर 2H है, H किसके साथ जाएगा? SO3 को मैं क्या कर दूं? SO3 -2 होता है, तो O-2 यहाँ प्लस होता है, तो -2 और SO2 कर दूंगा। ये 2H प्लस के साथ क्या हो जाएगा? H2O में निकल जाएगा, तो आपको बैलेंस रिएक्शन क्या मिलेगा? SO2 प्लस 2NaCl प्लस H2O। नहीं समझा? ये रिएक्शन समझ में आ गया? तीसरे रिएक्शंस की अगर बात करें, हम आयन सल्फाइड ले लें FeH2, जिसको पायराइड भी बोला जाता है। आयन सल्फाइड को अगर हम रिएक्ट करा दें ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो बाय हीटिंग ये सल्फर डाइऑक्साइड में जाएगा और Fe जो है आयन ऑक्साइड Fe2O3 में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसको बैलेंस अगर करें, ये 2 हो रहा है, अभी के लिए इसको 2 ले लेते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 4, समझ में आ रहा है? कितना ऑक्सीजन दिया? 4 × 2 8 और 3 11 ऑक्सीजन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 2 है, तो 11/2 लेना पड़ेगा। ये सॉल्व नो, रिएक्शन बैलेंस है, बट 2 के डिवाइड में हम नहीं रहते, तो क्या करेंगे? होल द रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या हो जा रहा है बोलो जरा? 4 और इधर 2/2 चला गया, इधर 11, इधर क्या हो जाएगा? 8 और इधर 2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? हाँ। नहीं समझा? एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर को डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिल जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यहाँ तक कोई डाउट है? ये बाय हीटिंग ये रिएक्शन होगा। तो ये तो था मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये 4 इसके क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस होता है, कलरलेस गैस होता है, पर इसका स्मेल कैसा होगा? पंजेंट। कैसा होगा? पंजेंट।
सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टीज अगर मैं बात करूं तो SO2 इज अ कलरलेस गैस हैविंग पंजेंट ओडर, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होता है, और वाटर के कांटेक्ट में ये सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। अगर हम बात करेंगे तो SO2 plus H2O combine to form H2SO3 which are acidic in nature। ये क्या होते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। क्या होते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। समझ में आ रहा है आपको? तो सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस भी है। क्या है? एसिडिक गैस है। एक्वस मीडियम में ये क्या बिहेव करेगा? एसिडिक इन नेचर। समझ में आ रहा है आपको? तो सॉल्युबिलिटी का पॉइंट भी हो गया और एक्वस मीडियम में ये क्या बिहेव कर रहा है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्युबल है, आप बोलेंगे हाँ, हाईली सॉल्युबल है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये पॉइंट हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट भी बिहेव करेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बिहेव करेगा। उसका रीजन क्या है? SO2 में जब भी हम सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो सल्फर जो है क्या होगा? +4। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +4। अब ये जो सल्फर है ग्रुप 16 में बिलोंग करता है। ग्रुप 16 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? रेंज ऑफ -2 टू +6। और इन बिटवीन जो भी नंबर होते हैं, इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम के इन बिटवीन जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो क्या बिहेव कर सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। तो यहाँ पे जो ये मेरा SO2 है वो क्या बिहेव करेगा? इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो SO2 जो है रिएक्शंस में रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों बिहेव करेगा। अगर मैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनकी रिड्यूसिंग नेचर की बात करें। रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ SO2। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका खुद का क्या होगा जरा बताओ? ऑक्सीडाइज। आपने HNO3 में SO2 को पढ़ा था, याद है? तो क्या हो गया था? सल्फेट बना दिया। तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा SO2 तो क्या बनाएगा? सल्फेट है, मतलब H2SO4। क्या बना देगा? H2SO4 सल्फेट में कन्वर्ट होगा। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4, K2Cr2O7, समझ में आ रहा? एंड हमारा जो है K2Cr2O7, KMnO4, नाइट्रिक एसिड, ये सब को क्या करेगा? ये रिड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। समझ में आ रहा है? अब हैलोजन है, हैलोजन अपने पॉजिटिव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब हैलोजन को SO2 के साथ रिएक्ट करा देंगे एक्वस मीडियम में तो हैलोजन किस में चला जाएगा? निगेटिव में, क्योंकि ये जीरो में है। रिड्यूस होने के लिए क्या होगा? ये इसको रिड्यूस कर रहा है ना, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो निगेटिव में जाना चाहिए। तो ये HX बना लेगा या कोई भी मेटल के साथ, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? माइनस। तो हैलोजन को जब रिड्यूस करेगा तो हैलोजन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा? निगेटिव। समझ में आ रहा है? ये तीनों रिएक्शंस को जरा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी इसका प्रिंसिपल समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अब रिएक्शंस की बात करते हैं। ना सबसे पहले जब ये K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करेगा तो K2Cr2O7 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सल्फर डाइऑक्साइड उसके साथ क्या हो जाएगा? उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और K2Cr2O7 क्या हो जाएगा? रिड्यूस। K2Cr2O7 का खुद का कलर ऑरेंज कलर होता है। जब वो रिड्यूस होता है ना तो ग्रीन में चला जाता है। किसमें जाता है? ग्रीन कलर में। तो वहां पे Cr+3 है। तो इसको जरा ध्यान दीजिए। K2Cr2O7 मैं डायरेक्टली थोड़ा उसके बिहाफ में बता रहा हूँ, रिएक्शंस को आपको समझने में आसानी होगी इसलिए इस टर्म में बता रहा हूँ। लास्ट में ओवरऑल रिएक्शन सेम हो जाएगा।
तो ये क्या करता है एसिडिक मीडियम में, ये तुम्हें K2SO4 दे देगा, Cr2SO4 थ्राइस दे देगा, प्लस 4H2O दे देगा और 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ टोटल 4 सल्फेट है, ये 4 मोल ले लिया, तो इसलिए 4 मोल वाटर। अब जरा ध्यान देना, यहाँ ऑक्सीजन कितना था 7, तो 4 वाटर में आए तो 3 यहाँ पे आ जाएंगे, रिएक्शन ये बैलेंस है। अब अगर मैं SO2 को, ये मेरा जो सल्फर डाइऑक्साइड है रिड्यूसिंग बिहेव करा ना, वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन लेके आ जाऊं जो यहाँ पे है, तो ये क्या बना लेगा H2SO4 1 मोल। और यहाँ कितना नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है 3, कितना प्रोड्यूस हो रहा है 3। तो आप पूरे रिएक्शंस को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 3 3 3, इधर क्या हो जाएगा 3। लास्ट में देखेंगे रिएक्शन इसी तरह से आएगा ओवरऑल रिएक्शन, ये कैंसिल। समझ में आ रहा है? और भी कुछ कैंसिल होगा, 3H2O यहाँ 1 बचा, मैं इसको भी कट कर सकता हूँ, क्या बचेगा 1। अब ओवरऑल रिएक्शन में क्या मिल रहा है जरा ध्यान देना, K2Cr2O7 3SO2 और कुछ बच रहा है क्या इधर, प्लस 1H2SO4, यस और नो, नहीं समझा, क्या मिलेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस, इसकी ही वजह से कौन सा कलर बनता है ग्रीन। समझ में आ रहा है? प्लस 1 मोल ऑफ H2, रिएक्शन आर बैलेंस। यहाँ पे थोड़ा रिएक्शंस को बैलेंस कर देंगे। समझ में आ रहा है? अगर इधर 3 और इधर 1 4, एक ही सल्फेट है, बैलेंस नहीं है। ये समझ में आ रहा है? ये फोर्स रिएक्शन समझा या नहीं समझा? यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का रिड्यूसिंग नेचर पड़ रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इस क्रोमियम प्लस 6 को क्या कर रहा है जरा देखेंगे, प्लस 6 को किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्लस 3 में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्रोमियम रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ, क्रोमियम रिड्यूस हो गया प्लस 6 से प्लस 3 में। तो SO2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है ये रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली KMnO4 की बात करूं मैं, अगर ये KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, समझ में आ रहा है? एंड हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हैलाइड वाला ही रिएक्शन ले लेते हैं, I2 को, बट I2 हाँ I2 को अगर मैं एक्वेस मीडियम में रिएक्ट करा वाटर के साथ, समझ में आ रहा है, वाटर एंड SO2, तो ये H और I क्या बना लेंगे HI। समझ में आ रहा है? 2 मोल 2 है इसलिए, इसका एक ऑक्सीजन SO3 बनाएगा, तो मुझे वाटर और ले लेना चाहिए। अब ये किस में चला जाएगा H2SO4, नहीं समझा? ये रिएक्शन समझ में आ रहा है? क्योंकि जब सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज, यहाँ प्लस 4 से ये किस में जाएगा प्लस 6। समझ में आ रहा है आपको? ये रिएक्शन बैलेंस है। तीसरे रिएक्शंस की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ थर्ड रिएक्शन में KMnO4 मैग्नीज को भी रिड्यूस करता है, KMnO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जब हम लेते हैं तो ये K2SO4 बनता है, प्लस MnSO4 बनता है, वाटर बनता है, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ध्यान देना, इसको बैलेंस कर दो, K2 लिया मतलब 2 मोल, तो इधर क्या हो जाएगा 2, इधर 3, सल्फ्यूरिक एसिड कितना लेना पड़ेगा 3। ये थर्ड रिएक्शन, ध्यान रखिए। इस तरह से ये बैलेंस है। नेसेंट ऑक्सीजन बैलेंस करिए जरा, 5Q 2 into 4। SO2 को जब मैं एक्वेस मीडियम में रिएक्ट कराऊंगा क्या हो जाएगा H2SO4। समझ में आ रहा है आपको? वही रिएक्शन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय क्या करूं मैं 5, मल्टीप्लाई बाय 5, इधर 5, इस तरह से। यस और नो, ये कैंसिल, 5 है 3 है, यस और नो, बचा कितना 2। रिएक्शन लिखिए जरा, 2 KMnO4 प्लस क्या लिखिए
2 बचेगा, आया ना, प्लस 5SO2 प्लस 2H2O which gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 2H2SO4। ये समझ में आ रहा है या नहीं? ये रिएक्शंस ये समझ में आ रहा है? ध्यान में रखें, ये रिएक्शन समझा? इस रिएक्शन को अपने को याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर समझ में आ गया तो याद करने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन जो रेडॉक्स टाइट्रेशन पे भी पूछा जा सकता है, क्या 1 मोल SO2 कितने मोल के MnO4 को रिड्यूस करेगा? यहाँ कितना बैलेंस रिएक्शन है? 5 मोल 2 मोल, तो 1 कितना, उस तरह से MnO4 के लिए ये क्वेश्चन बनेगा, ना कि SO2 के लिए, कि 1 मोल MnO4 SO कितने SO2 को ऑक्सीडाइज करेगा। तो 2 मोल जो है, 2 मोल MnO4 कितने को ऑक्सीडाइज कर रहा है? 5। तो 1 कितना, समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान में रखें। ये आपको DNF में भी आएगा, रेडॉक्स टाइट्रेशन में भी आएगा, दोनों में, क्योंकि ये DNF का भी पार्ट है ना, MnO4 K2Cr2O7, वहाँ पे भी आप पढ़िए। ये जो रिएक्शन दोनों बताया, दोनों पढ़ेंगे आप SO2 का, तो वहाँ पे लॉजिक यही बताऊंगा। ये समझ में आ गया आपको? यहाँ तक कोई डाउट है? जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? अब सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा? एक एसिडिक ऑक्साइड है, बेस के साथ कंबाइन होगा तो क्या बना लेगा? ये सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो बेस के साथ कंबाइन होकर सॉल्ट प्लस वाटर दे देगा। तो अगर हम यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, इधर दिख जाएगा, रिएक्शन विद बेस डायरेक्टली NaOH प्लस SO2 लेंगे, ये क्या बना लेगा? Na2SO3 प्लस H2। समझ में आ रहा है? तो क्या करना पड़ेगा? 2 मोल, अब इसको ऐसे लिख दें, NaOH प्लस NaOH, ऐसा वाटर निकल गया, ये ऑक्सीजन इधर SO3 और 2 सोडियम Na2SO3 प्लस H2। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार KOH के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? ये सल्फाइड। क्या बना लेगा? सल्फाइड। ये जरा ध्यान देंगे, सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड में SO3 होगा, सल्फेट में SO4 होगा, ये ध्यान में रखिए। सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, बेस के साथ ये रिएक्शन। अगर मैं इसी सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दूं, ये डायरेक्ट कंबाइन होके SO2Cl2 बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। कल भी प्रिपेयर किया था, याद है? PCl5 को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? यही बनता है ना, SO2Cl2। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आगे भी बढ़ जाएंगे आप। ये पहले इतना लिख लो, फिर आगे। इसके रिएक्शंस में इधर 3 ऑक्सीजन था, इधर 5 है, 3 and 5 ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3, इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5। दोनों जो है रिएक्शंस का टेक्निक सेम है, खाली यहाँ ऑक्सीजन का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने क्या किया है? इससे। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जितने भी रिएक्शन मिलेंगे सब हम इस पैटर्न में जाने वाले हैं। उससे क्या होगा? हमारा फॉर्मेट डिसाइड है, हमें टेक्निक पता है, इजीली आप प्रोडक्ट ला सकते हैं। ओजोन में कल ऐसे ही डिस्कस किया था, अब ये सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडाइजिंग वाला नेचर भी हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं। आगे सल्फ्यूरिक एसिड में भी हम ऐसे सेम कर सकते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है? वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड। Cl3 को हम SO2 के साथ रिएक्ट करेंगे, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन भी आएगा, तो ये FeCl2 में चला जाता है और ये H2SO4 बना देगा, यहाँ वाटर ले लेंगे हम, और क्या बन जाएगा?
HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HCl। तो इस रिएक्शंस को अगर बैलेंस करें 2 मोल और इधर ये 2 मोल रिएक्शन हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंस। इस तरह से रिएक्शन। दूसरा, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ B2O5, आगे भी बताऊंगा ये रिएक्शन से, इट कन्वर्टेड इनटू SO3। समझ में आ रहा है? वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के कांटेक्ट में आके ये एक कैटलिस्ट है मेरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन जाता है। ये जो प्रिपरेशन है सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको यूज किया जाएगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड where B2O5 act as a catalyst। समझ में आ रहा है? कुछ और भी रिएक्शन है जहां पे मेरा SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा। क्या बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी तक जो रिएक्शन हो रहे थे SO2 क्या बिहेव कर रहा था? रिड्यूसिंग एजेंट। इसको देखो Fe+3 से किसमें कन्वर्ट किया है? +2 में। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब बिहेव करेगा तो होगा क्या? SO2 हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये वाटर बना लेगा और सल्फर बना लेगा। क्या बना लेगा? सल्फर। ध्यान देना, जब ये SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो क्या होगा? खुद रिड्यूस होगा। खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो ये 2 ऑक्सीजन इसको दे देगा, ये 2 मोल वाटर में चले जाएंगे, इसके 2 सल्फर, इसके 1, ये 3 सल्फर मिलता है। समझ में आ रहा है आपको? तो सल्फर सॉलिड यहाँ पे मिलता है। दूसरा, ये जो रिएक्शन है एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। FeCl2 को अगर हम एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करा दें सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो ये FeCl2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। और क्या बन जाएगा? ये SO2 किस में जाएगा? सल्फर में। तो बचा क्या आपका? ऑक्सीजन। किस में चला जाएगा? H2O। ये आपको सल्फर मिलेगा। सल्फर सॉलिड के फॉर्म में रीजनरेट हो जाता है। इस रिएक्शंस को अगर बैलेंस करें तो 4 ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 मोल। समझ में आ रहा है? तो ये 4 मोल, तो इधर कितना लेना पड़ेगा? सॉरी 2 ही है, 2 मोल, तो इधर कितना लेना पड़ेगा? 4 हाइड्रोजन, इधर 4 मोल, ये 4 क्लोरीन के लिए इधर भी 4 मोल। ये रिएक्शन बैलेंस। रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस। यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं? तो ये दोनों रिएक्शन में क्या बिहेव कर रहा है? इट आल्सो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जहां पे Fe+2 से Fe+3 में गया, सल्फर -2 से सल्फर 0 में गया। समझ में आ रहा है? नाउ uses of sulfur dioxide। uses of sulfur dioxide। तो यहाँ पे uses की बात करेंगे। uses में सल्फर डाइऑक्साइड यूज एज द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे? सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है। तो also यूज एज द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। कोई रहेगा जिसका शुगर इंडस्ट्री है उसको पता रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड यूज किया जाता है, राइट? किसका है? PCM में भी था, ठीक है। और फ्यूमिगेशन एंड जमीसाइड प्रिजर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स। सल्फर डाइऑक्साइड जो है फूड प्रिजर्वेटिव में भी यूज किया जाता है, एंटी क्लोरर, डिसइंफेक्टेंट एंड
प्रिजर्वेटिव। एंटी क्लोरिन का मतलब क्या है, कहीं पे क्लोरीन है तो क्लोरीन को रिमूव करने के लिए हम SO2 को रिमूव करते हैं, क्या कर देगा वो, SO2Cl2 बना देता है। समझ में आ रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब कंपाउंड बनाने के लिए हम सल्फर डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। लिक्विड SO2 is used as a solvent to dissolve many inorganic and organic compounds। तो ये जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है ये एज अ सॉल्वेंट भी है, समझ में आ रहा है। दूसरा SO2 ब्लीचिंग एक्शन के लिए भी यूज में आता है। तो ब्लीचिंग एक्शन की अगर बात करें तो SO2 जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये SO3 प्लस हाइड्रोजन देता है, कलर सब्सटेंस ले लें, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कलरलेस। अब ये हाइड्रोजन इसको कलरलेस बना रहा है, मतलब ये रिडक्टिव प्रोसेस हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको। चाहे रिडक्टिव हो या ऑक्सीडेटिव, कलर आपका रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ रिएक्शन होगा। बट हमारा एनवायरनमेंट जो होता है ना वो ऑक्सीडेटिव होता है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होता है, तो ये बहुत ज्यादा सुटेबल प्रोसेस नहीं बोल सकते, इट इज अ टेम्परेरी मेथड। ये क्या होगा, टेम्परेरी मेथड, बट इसको यूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये एक ब्लीचिंग एक्शन के लिए यूज किया जाता है, समझ में आ रहा है। दिस गैस एक्ट एज अ लुईस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो ये लुईस बेस भी होता है और एसिडिक गैस भी होता है। एसिडिक गैस कैसे, वाटर के कांटेक्ट में आया तो H2SO3 बनाता है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट एंड लोन पेयर के प्रेजेंस में होने की वजह से ये क्या हो जाता है, इट इज अ लुईस बेस। लोन पेयर जो डोनेट करे वो क्या होगा, लुईस बेस, एंड इट इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, समझ में आ रहा है। ये एज अ रेफ्रिजरेंट के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो इसके यूजेस के लिए ऐसे हम बोल सकते हैं, तुम सिर्फ AC बेचा करो। सारे यूजेस कवर तो नहीं होंगे और बहुत सारे हो जाएंगे। तुम सिर्फ AC बेचा करो, क्या क्या यूजेस आ रहा है जरा देखो। तुम सिर्फ AC बेचा करो, इसमें क्या हो जा रहा है, जेमिसाइड, डिसइंफेक्टेंट, एंटी क्लोरल, तो यहां से हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। रिफाइनिंग प्रोसेस, समझ में आ रहा है। ब्लीचिंग एक्शन के लिए इसको यूज करते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये जो मेजर यूजेस है वो सब यहाँ पे लिख दिया है। और प्रिपरेशन ऑफ मेनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका उतना ज्यादा यूज नहीं है इनका, ये तो रिफाइनिंग के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड ये सब बनाने के लिए, और प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एंटी क्लोरल एजेंट, ब्लीचिंग एक्शंस, इन सब जगह पे हम सल्फर डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये तो था यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें सारे पॉइंट तो नहीं आएंगे बट मैक्सिमम पॉइंट आपका जो है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे वहां पे कवर हो जाएंगे। After the sulfur dioxide, second compound H2SO4 sulfuric acid, H2SO4 sulfuric acid, जहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +6। इनके दूसरे भी स्ट्रक्चर होते हैं जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता है, समझ में आ रहा है आपको। ये भी एक स्ट्रक्चर है जहां पे दोनों से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है, ये ध्यान रखें, +6 ही है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को ना किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ एसिड एंड किंग ऑफ केमिकल दोनों बोला जाता है। जबकि इससे भी ज्यादा एसिडिक नेचर बाकी का है, और फिर भी किंग ऑफ एसिड इसी को बोला जाता है, ध्यान दें। सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए दो प्रोसेस यूज करेंगे हम लोग। वन इज अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अदर वन इज लेड चैम्बर प्रोसेस।
कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड लेड चैम्बर प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं इसी की बात करूं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सबसे पहले सल्फर को ऑक्सीजन से कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड, अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है ये एक प्रोसेस यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। दूसरा ज्यादातर आइदर डायरेक्ट सल्फर या फिर हम क्या लेते हैं इंडस्ट्री में सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्रिपेयर करते हैं। दिस वन इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। FeH2 प्लस 11O2 लिया था, याद है, सल्फर डाइऑक्साइड मिला था और Fe2O2। तो हम इस टेक्निक को भी यूज करते हैं, ये ध्यान रखें। तो फर्स्ट स्टेप में आप सबसे पहले सल्फर को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा के सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। सेकेंड स्टेप में इन अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सेकेंड स्टेप सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंड विद ऑक्सीजन the contact process in the presence of V2O5 vanadium pentaoxide as a catalyst converted into SO3 sulfur trioxide। समझ में आया? तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे जो H2H2O7 बनाएगा, जिसको क्या बोला जाता है? ओलियम। क्या बोला जाएगा? ओलियम। इसी ओलियम को H2H2O7 जब वाटर पास करते हैं तो ये 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड देता है। यहाँ पे डायरेक्टली जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसमें अगर आप वाटर डायरेक्टली पास करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाना चाहेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रेजेंस है वो डेंस फॉग जैसा होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा फ्यूम्स बाहर आएंगे, समझ में आया, जिसकी वजह से वो सुटेबल प्रोसेस नहीं है। इसलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड को पहले ओलियम में कन्वर्ट करेंगे एंड ओलियम में कन्वर्ट करके फिर उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे 1 मोल लिया है 2 मोल मिला है, बाय 1 गेट 2 फ्री। समझ में आ रहा है? लिया 1 मिला 2, ये समझ में आ रहा है? तो ये प्रिपरेशन है बाय यूजिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस पर आई डायग्राम की भी बात करेंगे। डायग्राम में सबसे पहले सल्फर है, उसमें एयर को पास किया जाता है, सल्फर में एयर को पास किया जाता है। तो जब एयर को पास करते हैं ना तो SO2 बन जाता है, राइट? SO2 बन जाता है। अब यहाँ पे कुछ इम्प्यूरिटीज रहेगी तो वाटर स्प्रे पास करते हैं, तो इम्प्यूरिटीज जो है ना वो यहाँ से निकल जाता है, वेस्ट निकल जाता है। अब ये जो SO2 है तो यहाँ पे आएगा, राइट? तो यहाँ पे SO2 एंड O2 गैसेस, दोनों गैसेस जो है वो यहाँ से प्योर होके आते हैं। बाद में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के कांटेक्ट में आके ये क्या बना लेंगे? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है इस चैम्बर में हम सल्फ्यूरिक एसिड पास करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? ओलियम। अब ओलियम में हम क्या करेंगे? डाइल्यूशन वाटर ऐड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा जो प्रोसेस है वो है लेड चैम्बर प्रोसेस। क्या है? लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस में क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले हम NO को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? HNO3 प्लस 3 आएगा। ये जो NO है ये मेरा कैटेलिस्ट होगा। फर्स्ट स्टेप में हम इसी को रिएक्ट करा रहे हैं। NO कंबाइंड विद वाटर टू फॉर्म HNO3, तो कितना मोल लेना पड़ेगा? 3 ऑक्सीजन है, 3 मोल। समझ में आ रहा है? अब इस ये HNO3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट? तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले S और O2 को कंबाइन कर देंगे, क्या बन जाएगा? SO2। या आप FeH2 लेके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दीजिए, क्या बन जाएगा? SO2 बनेगा। अब ये जो SO2 बना है इसको रिएक्ट करा दो किसके साथ? HNO3। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SO3। तो ये जो NO था
मेरा कैटलिस्ट इस स्टेट में क्या हो जा रहा है, रीजनेट, क्या मिलेगा NO प्लस NO2। ट्राई टू बैलेंस द रिएक्शन। कैसे बैलेंस करेंगे, इसको ले लो, 2 मोल हाइड्रोजन भी है H2O में, समझ में आ रहा है, यस और नो, ये रिएक्शन बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। 2 H2O कितने ऑक्सीजन है, 6 8 3 4 5 इसको 2 मोल ले लो, समझ में आ रहा है, रिएक्शन बैलेंस। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज चैम्बर है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में वाटर भी पास कर सकते हैं, डायरेक्टली ये सल्फ्यूरिक एसिड में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे ये जो सेकेंड प्रोसेस है वो लेड चैम्बर प्रोसेस है, जिसमें NO एक्ट एज अ कैटलिस्ट, NO एक्ट एज अ कैटलिस्ट, जो किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का, इसलिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, रीजनरेट। So there are two process, one is a contact process, other one is a lead chamber process, in which first NO combined with water form nitric acid. In a second step, sulfur combined with oxygen form sulfur dioxide. Sulfur dioxide oxidized by nitric acid to form sulfur trioxide plus NO and NO2. And sulfur trioxide is dissolved in a water to form sulfuric acid. तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एक कलरलेस लिक्विड होता है, क्या होता है, कलरलेस लिक्विड, समझ में आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस लिक्विड होता है and it is strong acid with powerful affinity for water. सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर के कांटेक्ट में आता है ना तो एक्सोथर्मिक होता है, क्या होता है, एक्सोथर्मिक, समझ में आ रहा है, इसलिए जब एसिड कभी स्किन पे आता है तो पानी से नहीं धोना चाहिए, क्यों, वो खुद एक्सोथर्मिक, वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक ना, हीट, इसलिए ना ज्यादा गर्म होने लगता है, ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है। द रीजन इज कि वो प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो वहां पे अगर बेस है या तो कोई साबुन है, सोप क्या होता है, अल्कलाइन होता है ना, तो सोप अल्कलाइन है, सोप अगर आपने रब कर दिया तो थोड़ा वो रिलैक्स फील होगा, और अगर वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो एक्सोथर्मिक होता है, तो वहां पे क्या होगा, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के कांटेक्ट में आके क्या करता है, हीट रिलीज करता है, इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। And sulfuric acid is a dibasic acid, वो क्या होता है, डाइबेसिक एसिड, 2 H+ दे सकता है, तो डाइबेसिक एसिड है। तो ये सारे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड हैज द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर एंड डिसॉल्व इट विद इवैल्यूएशन ऑफ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ हीट, एज आई टोल्ड यू, एक्सोथर्मिक, and therefore care must be taken while preparing sulfuric acid solution for concentrated sulfuric। अगर मुझे डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करना है तब मुझे क्या करना चाहिए, ऑन दैट टाइम मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, मुझे उससे डाइल्यूट बनाना है, मेरे पास वाटर भी है एक बीकर में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या करूँ मैं, इस वाटर को डायरेक्टली इसमें ऐड कर दूं, इस वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉप वाइज या फिर स्लोली ग्रेजुअली हम उसमें ऐड करेंगे विद कांस्टेंट स्टरिंग, समझ में आ रहा है, इसको स्टर करते हुए, तो क्या होगा, वाटर ज्यादा है ना, एसिड थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ज्यादा एसिड में वाटर डालेंगे क्या होगा, अभी पता है ना, डेंस फॉग जैसा वहां पे होगा, वो पूरे फ्यूम सल्फ्यूरिक एसिड के बाहर आएगा और वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। The concentrated acid must be always be added slowly into fine stream of water with constant stirring, ये ध्यान में रखें। So all these are properties of physical properties of sulfuric acid। तो chemical properties में बात करें तो sulfuric acid act as a dehydrating agent as well as oxidizing agent। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से वाटर रिमूव किया था, जैसे कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ा था, कई एसिड में भी पढ़ा था, समझ में आ रहा है, ये वाटर रिमूव करता है, इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो पहले मैं इसके डिहाइड्रेटिंग एजेंट का रिएक्शन डिस्कस करूंगा। सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्या करेगा, वाटर रिमूव करेगा। अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड है, क्या है, फॉर्मिक एसिड, इस फॉर्मिक एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा, तो इसके प्रेजेंस में ये ध्यान देंगे, ये H और ये OH, H2O निकल गया, क्या बचा आपके पास, CO। तो मॉलिक्यूल क्या बनता है, CO प्लस H2, CO प्लस H2। अगर ऑक्सैलिक एसिड लिया, स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग इसलिए बता रहा हूं आपको समझने में आसानी हो, इसी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में तो OH और H अगर ले लिया, वाटर निकल गया, अब इधर क्या बच रहा है, CO, इधर क्या बच रहा है, तो क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, CO2 प्लस CO प्लस H2O। इसी को अगर ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कराते, C6H12O6, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H12O6 रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, 6 कार्बन प्लस H2O, हाउ मेनी मोल, 6 मोल। सुक्रोज ले लूं अगर मैं, तो ये ग्लूकोज के लिए सुक्रोज ले लूं तो C12H22O11 सुक्रोज। इसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दूं, क्या हो जाएगा, ये देखो जरा, 22 हाइड्रोजन है, O11 है, क्या हो जाएगा 11H2O, तो कार्बन कितने बचेंगे, 12 कार्बन। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये क्या बिहेव कर रहा है, इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अल्कोहल के साथ जब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट बिहेव करता है, उसका भी रिएक्शन यहीं पे बता दूं, CH3CH2OH कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बट ये रिएक्शन टेम्परेचर कंट्रोल होता है, क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल। अगर 413 केल्विन है तो ये क्या बना लेगा, CH3CH2O CH2CH3 डाइइथाइल ईथर प्लस क्या मिलेगा, H2O। यही रिएक्शन अगर 450 अप है केल्विन में तो क्या बना लेगा, इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन अल्कीन प्लस H2O। ये भी रिएक्शन ध्यान देंगे, ये ऑर्गेनिक का रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया है। दूसरा जो नेचर है इसका, इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या, सॉरी जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा तो क्या, तो इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिएक्शन ध्यान देंगे जरा, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ये क्या करेगा, SO2 बनाएगा, H2O बनाएगा, एक नेसेल ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है आपको। अब ये क्या करेगा, एक नेसेल ऑक्सीजन 1 मोल में दे रहा है। अगर आप कार्बन ले रहे हैं, फास्फोरस ले रहे हैं, सल्फर ले रहे हैं, कार्बन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कितना मोल लेना होगा, 2। फास्फोरस से क्या बनता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कितने मोल लेने पड़ेंगे, 10। ऑलरेडी रिएक्शन हो चुका है। पर वाटर अगर यहाँ पे है तो क्या बन जाएगा, ऑक्सी एसिड, सल्फर के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड, बाद में क्या बन जाएगा, ऑक्सी एसिड। समझ में आ रहा है आपको, ये सारे रिएक्शन समझ में आ रहा है या नहीं, कार्बन सल्फर फास्फोरस, ये रिएक्शन किसी मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जैसे कि मैं अगर जिंक ले लूं, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दूं तो ये जिंक सल्फेट बनाएगा और SO2 बनाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है बैलेंस होने के लिए H2O में चला जाएगा। जब कॉन्सेंट्रेटेड लेगा तो ये ध्यान रखें, डाइल्यूटेड में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। अब बैलेंस करने के लिए 2 मोल इधर, 2 मोल, रिएक्शन बैलेंस। सिमिलरली फॉर कॉपर रिएक्शन सेम होगा, इधर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस, समझ में आ रहा है या नहीं, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अगर कोई हैलाइड है, जैसे हाइड्रोजन हैलाइड
सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन हैलाइड किस में जाएगा, H2 में। तो 2 मोल लेना पड़ेगा, ये 2 हाइड्रोजन किस में जाएंगे, H2O में। समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे H2 बनाना है तो H2O मतलब एक नेसेंट ऑक्सीजन, समझ लो जरा, एक नेसेंट ऑक्सीजन। तो वाटर कितना आएगा बोलो जरा, टोटल एक इधर से एक उधर से 2 ना, प्लस SO2। रिएक्शन देखेंगे यही है, समझा आपको? फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बनाना है। फेरस से फेरिक वाला कन्वर्जन याद है, क्या करेंगे, FeSO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, Fe2SO4 थ्राइस, ये बनेगा। और क्या मिलेगा, H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्या करेंगे, इसका 2 मोल ले लूं, ये हो गया सल्फेट। तो अगर इसको 2 मोल ले लूं तो एक SO2 और 2 H2O, रिएक्शन बैलेंस हो। देखिए सर, नहीं समझा, ये रिएक्शन फेरस से फेरिक वाला समझ गया या नहीं? अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक्टिव मेटल के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा। क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस। जैसे अगर यहाँ पे मैं मैग्नीशियम, जिंक, आयरन कुछ भी ले लूं तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन में क्या मिलेगा, ये आपको यहाँ पे Fe ले रहे हैं तो Fe को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया, ये क्या बन जा रहा है, FeSO4 मेटल सल्फेट। और जब ये सल्फेट डायरेक्टली यहाँ पे मेटल के साथ चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है? तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? दूसरा, जब इसी सल्फ्यूरिक एसिड को PCl5 के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये रिएक्शन याद है, इसको ऐसे लिखेंगे OH SO2 OH PCl5, 2 मोल लेना पड़ेगा, आया ना, एक OH के लिए 1 मोल PCl5, दूसरा OH के लिए दूसरा, क्या हो जाएगा SO2Cl2 सल्फ्यूरिक क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, समझ में आ रहा है आपको? ये सल्फ्यूरिक क्लोराइड बनाता है, क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक क्लोराइड। ये सारे रिएक्शन समझ गया आपको? यहाँ तक कोई डाउट है? किसी भी मेटल हैलाइड को अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा, मेटल हैलाइड को अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दूं तो वो किस में चला जाएगा, मेटल सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का जो हाइड्रोजन रहेगा वो किस में चला जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड। कोई भी अगर मैं यहाँ पे मेटल हैलाइड ले लूं, समझ में आ रहा है, MX मेटल हैलाइड कोई भी हो सकता है, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, जिस जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग। सल्फ्यूरिक एसिड से अगर आप रिएक्ट करा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेटल सल्फेट, अगर ये +1 में है तो क्या हो जाएगा, Na2SO4, 2 को लेना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा 2HX। अगर ग्रुप 2 का है, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड एग्जांपल लिया हो, इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा तो ये सल्फेट और कैल्शियम दोनों डाइवैलेंट हैं, 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन 2HF। ये भी रिएक्शन समझ में आ रहा है आपको? ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन। आगे बढ़ जाएंगे। और कुछ रिएक्शन बचा है क्या, नहीं, आगे बढ़ता है। यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ध्यान देंगे, BKC रोड पे फिर
चलो, सल्फ्यूरिक एसिड जो है बैटरी बनाने के काम में आता है. इट इज किंग ऑफ एसिड एंड किंग ऑफ केमिकल. किंग ऑफ एसिड एंड किंग ऑफ केमिकल. समझ में आ रहा है? और ये बहुत सारे केमिकल बनाने के यूज में भी आते हैं. इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट. समझ में आ रहा है? पिकलिंग एजेंट. इसके लिए पिकलिंग एजेंट. पेट्रोलियम रिफाइनिंग. पेट्रोलियम रिफाइनिंग. पेट्रोलियम रिफाइनिंग ये सब में भी इसको यूज करते हैं. पेट्रोलियम रिफाइनिंग में हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं. समझ में आ रहा है? सो ऑल दीज आर यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. अब एक बार यहाँ से कनेक्ट करेंगे. लेबोरेटरी रिएजेंट भी यूज किया जाता है. डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट? Passing through the sulfuric acid provide the gases do not react with acid. Dehydrating, और ये गैसेस को ड्राई करने के लिए भी यूज किया जाता है. बट उन गैसेस को जो गैसेस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते. क्योंकि ये एसिड है ना, कोई अगर एसिड से अमोनिया गैस के लिए इसको यूज करते हैं क्या? नहीं. इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज एज अ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. समझ में आ रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड एज अ पिकलिंग एजेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिकलिंग एजेंट? इंडस्ट्रियल प्रोसेस रिमूविंग लेयर ऑफ बेसिक ऑक्साइड. जो मेटल पे मेटल ऑक्साइड रहते हैं, समझ में आ रहा है? उसके लेयर को रिमूव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड. समझ में आ रहा है? सो ऑल दीज आर यूजेस. इधर में ना, इट इज किंग ऑफ केमिकल एज आई टोल्ड यू, फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनी chemicals in a laboratory by using sulfuric acid. Preparation of other important like nitric acid, सोडियम कार्बोनेट, एल्यूम, ये सब बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन अ लेड स्टोरेज सेल. जो क्या होता है? बैटरी. क्या होता है? बैटरी. समझ में आ रहा है? सो ये सब हैं यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक बैटरी के लिए ये किंग ऑफ एसिड फॉर मेकिंग केमिकल्स. किंग ऑफ एसिड एंड किंग ऑफ केमिकल यहीं पे. और प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पिकलिंग एजेंट, पेट्रोलियम रिफाइनिंग. समझ में आ रहा है? तो ये सब है इसके यूजेस सल्फ्यूरिक एसिड के. एक बार गो थ्रू कर लेंगे. सबसे ज्यादा खुश सारा हो रही है. ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर. ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर. सल्फर के ऑक्सी एसिड कई दो टाइप के हैं. एक जिसमें दो सल्फर ग्रुप है, एक जिसमें एक ही है. तो एक साइड डाई सल्फर ग्रुप लिखा हुआ है, एक साइड मोनो सल्फर ग्रुप. H2H2O2, H2H2O2, H2H2O4, H2H2O6. इधर इवन नंबर लिया है. H2H2O5, H2H2O7 और नंबर ले लिया. इधर H2H2O8, इधर H2SO2, H2SO3, H2SO4, H2SO5. हमारा ये फॉर्मूला हो गया. ये जो है इनके नेम में थाई, इनके नेम में डाई थाई, इनके नेम में फाइव. समझ में आ रहा है? ये दो का कॉम्बिनेशन है. एक लोअर ऑक्सीडेशन है, एक हाइयर है. लोअर है, हाइयर है. तो ऊपर वाले जो लोअर वाले हैं अस, इधर एक अस, एक अस, एक. क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर एक ही एलिमेंट की अगर दो टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर है तो क्या होगा? लोअर अस, हाइयर एक. इधर इनके नेम ध्यान में रखिए, यही थोड़े अलग है. समझ में आ रहा है? बाकी ये सब आपको पता है. इनका नेम सल्फोक्सिलिक एसिड. इनकी बात करें तो बोलो जरा, सल्फ्यूरस
सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और इधर पर ऑक्सी sulfuric acid, peroxysulfuric acid, which is also known as Arrow's acid. Right now, ये ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर है, थायोसल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, डाइथायोसल्फ्यूरस एसिड, डाइथायोसल्फ्यूरिक एसिड, pyrosulfurous acid, pyrosulfuric acid, peroxy disulfuric acid, peroxy disulfuric acid. समझ में आ रहा है? ये एक है, इनका एक स्टैंडर्ड नेम, ये एक है, इनका एक स्टैंडर्ड नेम, पोलियम H2H2O7 अभी पढ़ा था, पोलियम, इनको क्या बोलते हैं? मार्शल एसिड। नेम समझ में आ गया? स्ट्रक्चर में ध्यान देंगे, ये जो है इनमें S डबल बॉन्ड S आएगा, इधर डाइथायो में S सिंगल बॉन्ड S, इनके और इनके स्ट्रक्चर सेम होंगे, खाली फर्क क्या होगा? लिंकेज, ये और ये सेम, बीच में ऑक्सीजन, ये और ये सेम, बीच में ऑक्सीजन। ये समझ में आ रहा है? एक करके स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, H2H2O2, तो क्या हो जाएगा? S डबल बॉन्ड S, दो OH है, दूसरा S डबल बॉन्ड S, इधर एक OH, यहाँ पे एक, इधर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तीसरे स्ट्रक्चर में क्या होगा? H2H2O4, कैसा कनेक्शन होगा? SS का, एक डबल बॉन्ड O इधर, एक डबल बॉन्ड O इधर। अब कितने बचे? दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, एक OH इधर, तो एक OH। फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा? इधर सेम टू सेम होगा, दो ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो क्या कर दूं मैं? इधर S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ एक कॉमन चीजें दिख रही है, दो सल्फर है, लेफ्ट हैंड साइड वाला सल्फर जैसा है वैसा ही राइट हैंड साइड वाला है, समझ में आ रहा है? जैसा इधर है वैसा उधर भी, दोनों एक जैसे हैं, स्ट्रक्चर इधर भी सेम ही है। फिफ्थ एंड सिक्स की बात करें तो OH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर के पहले मैं O5 की बात करूं तो इधर O आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, इधर OH। सिक्स में क्या होगा? OH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O OH। यहीं पे मैं मार्शल एसिड बना दूं, OH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ गया? पेरोक्सी लिंकेज, क्या आ गया? पेरोक्सी लिंकेज। समझ में आ रहा है? एक सल्फर वाले ग्रुप की बात करूं तो सल्फर है OH, दूसरे में डबल बॉन्ड O, OH, OH, तीसरे में S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH, और इधर OHS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 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 इधर क्या होगा? पेरोक्सी लिंकेज। ये फॉर्मूला सबका लिखूं या फॉर्मूला वहां से ये नंबर के अकॉर्डिंग सेम एज इट इज दूसरी ऑर्डर में बनाया होगा, स्ट्रक्चर सेम ऑर्डर में गए, राइट? तो ये स्ट्रक्चर है ऑक्सी एसिड ऑफ सन। नेमिंग सबका समझ में आ रहा है? इसका नेमिंग क्या होगा? थायोसल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड,
डाइथायो sulfurous acid, डाइथायो sulfuric acid, पायरो sulfurous acid, पायरो sulfuric acid, पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक acid, सल्फोक्सिलिक acid, सल्फ्यूरस acid, सल्फ्यूरिक acid, पेरोक्सी सल्फ्यूरिक acid. ये पूरे ऑक्सी एसिड और सल्फर का ग्रुप सिस्टम यहीं पे अपना कंप्लीट हो जाता है। देखना देखो